हेलो नमस्कार एंड वेलकम एवरीबॉडी। वेलकम टू अवलोकन आईएएस। माय नेम इज सुदर्शन मिश्रा। लास्ट लेक्चर में हमने रिट्स के बारे में पढ़ा था। उससे पहले हमने सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ा था। उससे पहले गवर्नर और प्रेसिडेंट देखा था। आई होप आपने सारे लेक्चर्स देख लिए होंगे और उसके बाद लक्ष्मीकांत से वो सभी लेक्चर्स को दोबारा पढ़ा भी होगा। कोई डाउट्स हो तो जैसा कि मैं हर लेक्चर में बोलता हूँ कि आप ये व्हाट्सएप पे पूछ लो या टेलीग्राम पे आपको अपडेट्स मिल जाएंगे, या इंस्टाग्राम अगर आप यूज करते हो तो डीएम में पूछ लो, ठीक है। लेकिन कोई पूछता तो है नहीं अभी तक। डाउट्स पूछो यार, जब तक डाउट्स नहीं पूछोगे आपके डाउट्स क्लियर नहीं होंगे। डाउट्स क्लियर नहीं होंगे, क्वेश्चन नहीं लगा पाओगे। फिर एग्जाम के बाद फिर अफसोस होगा कि पूछ लिया होता, काश ये डाउट्स पूछ लिए होते उस समय। ठीक है, तो डाउट्स पूछो आप। ठीक है, तो शुरू करते हैं हाईकोर्ट से। हाईकोर्ट में क्या है कि देखो, हाईकोर्ट क्या होता है, किसी भी स्टेट की जस्टिस ग्रांटिंग सिस्टम का सबसे उच्च न्यायालय यही होता है। यानी किसी स्टेट में सबसे बड़ा जो कोर्ट होता है वो हाई कोर्ट ही होता है। ये इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम के तहत काम करता है, जो भारतीय संविधान के द्वारा स्टैब्लिश किया गया है। आप सबको पता होगा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम का प्रावधान रखा हुआ है। और इंटीग्रेटेड मतलब सबसे लोअर कोर्ट, उसके बाद फिर हाई कोर्ट, उसके ऊपर फिर सुप्रीम कोर्ट। सभी कोर्ट इंडिपेंडेंट नहीं काम करती हैं, एक दूसरे पे एक तरह से इंटीग्रेटेड है, मतलब एक साथ ही तरह। अगर जो लोअर कोर्ट करके देगा, जब फैसला हो जाएगा तो फिर हायर कोर्ट में जाएगा, उसके फिर हायर वहां पे फैसला अगर हो गया फिर सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। मतलब अगर फैसले संतुष्ट ना हो तो इंटीग्रेटेड के तौर पे काम करती है। ऐसा नहीं होता कि लोअर कोर्ट अलग डिसीजन दे रही है, हाई कोर्ट अलग डिसीजन दे रही है, सुप्रीम कोर्ट अलग डिसीजन दे रही है। ठीक है, तो एक इंटीग्रेटेड वे में ये काम करते हैं। इंटीग्रेटेड का शाब्दिक अर्थ समझो तो ये होता है, शाब्दिक अर्थ होता है इसका एकीकृत। ठीक है, और ऐसा अगर इसका मतलब देखोगे तो मतलब समझो कि दे आर ट्रीटेड टुगेदर एज वन में, यानी लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सारे कोर्ट को ट्रीटेड दे आर ट्रीटेड टुगेदर एज वन कोर्ट्स इन इंडिया। ठीक है, तो इंटीग्रेटेड का मतलब ये हो गया। ठीक है, तो जो इंडियन जस्टिस सिस्टम में का जो कोर्ट वाला सेक्शन है वो इंटीग्रेटेड जुडिशरी के तौर पे काम करता है इंडिया में। और हाई कोर्ट का जो काम होता है वो सिर्फ कानून का पालन करवाना नहीं होता, उसको इंटरप्रेट करना भी होता है, उसकी व्याख्या करना भी होता है, ताकि राज्य में जो न्याय और शासन का संतुलन बना रहे। ठीक है, स्टेट में अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है तो वो स्टेट लेवल पे हाई कोर्ट ही एपेक्स कोर्ट होती है, तो वही देखती है चीजों को। ठीक है, जैसे कंट्री में एपेक्स कोर्ट सुप्रीम कोर्ट है, तो वैसे ही स्टेट लेवल पे हाई कोर्ट है। ठीक है, और हाई कोर्ट के मेनली चार मुख्य रूप देखा गया, मतलब चार मेन उनका फंक्शंस देखा गया है। जो सबसे ऊंचा अपील का कोर्ट है लोअर कोर्ट्स के फैसलों के रिव्यू देने के लिए। ठीक है, दूसरा आपके फंडामेंटल राइट्स जो स्टेट में कोई रक्षा करता है तो वो है हाई कोर्ट ही। ठीक है, वो ये इंश्योर करता है कि सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन ना हो। और तीसरा जो उनका मेन फंक्शन देखा गया है कि वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के रक्षक के तौर पे भी काम करते हैं स्टेट में। ठीक है, ताकि कि सही व्याख्या और लागू हो सके स्टेट में। अगर मान लो स्टेट में कोई ऐसा लॉ बन रहा है जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट हो या फिर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तौर पे नहीं हो, तो वो सुप्रीम कोर्ट में जाने से पहले स्टेट में ही वो लगता है। स्टेट में फिर उसका इंटरप्रिटेशन हाई कोर्ट करती है। अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं है तो उसको नल एंड वॉइड कर दिया जाता है। ठीक है, और तो इस तरह हम ये भी देख रहे हैं कि मतलब एक तरह से वो हाई कोर्ट जो है इंटरप्रेटर के तौर पे भी काम कर रहा है, जो संविधान की व्याख्या, जो उनके अनक्लियर लीगल मैटर्स को क्लैरिफाई करते हैं। ठीक है, कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग है कि नहीं है। ठीक है ना, तो ये मेनली चार फंक्शंस होते हैं हाई कोर्ट के। ठीक, और इंडियन जुडिशरी का जो इंटीग्रेटेड स्ट्रक्चर है ना, एक और चीज बता दे रहा हूँ, इंडियन जुडिशरी का जो इंटीग्रेटेड स्ट्रक्चर है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से प्रेरित है। जो आप हिस्ट्री पढ़ोगे या जब इसी लेक्चर सीरीज में, इस लेक्चर नहीं, एक अलग लेक्चर सीरीज इसी सेम चैनल पे जब पढ़ाया जाएगा, अभी तो एंशिएंट चल रहा है, जब मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाया जाएगा तो उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को आपको थोड़ा डिटेल पढ़ाया जाएगा। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बहुत सारे चीज जो है वहां से लिए गए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। ठीक है, तो उसमें से एक सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम भी है उसी के अंतर्गत। ठीक, इसमें थ्री टायर स्ट्रक्चर है जुडिशियल सिस्टम का। सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद हाई कोर्ट, उसके नीचे सबॉर्डिनेट कोर्ट। सबॉर्डिनेट कोर्ट में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आते हैं, लोअर कोर्ट्स होते हैं जो हाई कोर्ट के अधीन काम करते हैं। ठीक है, और ये जो सिंगल जुडिशियल सिस्टम इंश्योर करता है कि सेंट्रल और स्टेट लॉज दोनों एक ही न्यायिक तंत्र के तहत लागू हो सके। ठीक है, अलग अलग न्यायिक तंत्र ना हो उनके। ठीक, तो ये हो गया। उसमें फिर अब देखो,
ये जो फंक्शन करता है हाई कोर्ट, वो आर्टिकल 214 से 231 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत फंक्शन करता है। और इसमें आपका एक टू डू मैंने दिया हुआ है। देखो ये इमेज जो है ये इंडिया के ओल्डेस्ट हाई कोर्ट की है। अभी किसकी ओल्डेस्ट हाई कोर्ट कौन सा है इंडिया का, वो आप लिखो कमेंट में, ठीक है। और या फिर पता करो कौन सा है और कब वो स्टैब्लिश हुई है, ठीक है। ये स्टेट पीसेस के लिए इंपॉर्टेंट है। और ओल्डेस्ट हाई कोर्ट कौन सा है, ईयर कब स्टैब्लिश हुआ है, इस तरह स्टेटमेंट फॉर्म में आपको यूपीएससी में भी आ सकता है। तो इसलिए ये आपको, आप खुद ये करो ये काम। ये कौन सा ओल्डेस्ट हाई कोर्ट है इंडिया का, ये इमेज में आपका, ये इमेज वाला ये तो कमेंट में बताओ आप, ठीक है। अगर आपने हाई कोर्ट पढ़ा हुआ है या इस लेक्चर के बाद आप जरा सर्च करना, फिर आप आना कमेंट में, फिर बताना, ठीक है। उसके बाद फिर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस जिसको हिंदी में संवैधानिक उपबंध भी कहते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में पढ़ते हैं। इसमें क्या है कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 6 के आर्टिकल 214 से 231 तक में हाई कोर्ट से जुड़े जुड़े प्रोविजंस दिए गए हैं। इनमें हाई कोर्ट्स की ऑर्गेनाइजेशन, इंडिपेंडेंस, ज्यूरिसडिक्शन, पावर और प्रोसीजर्स का वर्णन दिया हुआ है, ठीक है। पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर दोनों मिलकर हाई कोर्ट के संबंध में कुछ प्रोविजंस को रेगुलेट कर सकते हैं, जैसे हाई कोर्ट की संख्या और उनके विकास यानी उनके एक्सपेंशन कैसे रहेगा, ठीक है। फिर हाई कोर्ट का जुरिस्डिक्शन के स्कोप, फिर हाई कोर्ट की पावर्स और वर्किंग सिस्टम, ठीक। तो ये सब चीजें कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस में आती हैं, ठीक। अच्छा, एक और चीज इसके बाद में आपको ये भी टू डू है कि जो एक तो ओल्डेस्ट हाई कोर्ट है जिसका मैंने इनसे पहले कहा था, उसके अलावा तीन और हाई कोर्ट्स हुई हैं उसके बाद स्टैब्लिश हुई हैं, ठीक है। वो किस किस ईयर में स्टैब्लिश हुई हैं, वो भी आपको, उनका नाम भी आपको कमेंट में डालना है। तो ओल्डेस्ट हाई कोर्ट जो इमेज दिखा है वो इमेज किसका है ये बताओ। उसके बाद फिर दूसरा आपका होमवर्क रहेगा कि जो उसके बाद जो और बाकी तीन हाई कोर्ट स्टैब्लिश हुई हैं, टोटल चार हाई कोर्ट जो सबसे पुराने समय में स्टैब्लिश हुई हैं 18th या 19th सेंचुरी में। मैं सेंचुरी आपको थोड़ा सा हिंट दे दिया मैंने, 18th या 19th, अब आप इसमें से आप खोज लो। तो उसमें जो स्टैब्लिश हुई उन सबके चारों के नाम आपको मेंशन करने हैं, ठीक है, विथ ईयर, कौन से ईयर में कौन सा हाई कोर्ट स्टैब्लिश हुआ है, ठीक। तो इसके बाद में फिर हाई कोर्ट्स की टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन की बात करते हैं। आर्टिकल 214 के अनुसार, नहीं 214 के अनुसार, हर राज्य के लिए एक हाई कोर्ट होगा, ऐसा बोला गया आर्टिकल 214 में। लेकिन सेवेंथ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956 के तहत पार्लियामेंट को ये अधिकार है कि वो दो या दो से अधिक स्टेट्स के लिए एक कॉमन हाई कोर्ट स्टैब्लिश कर सकती है। एक स्टेट और एक से अधिक यूनियन टेरिटरीज के लिए भी एक कॉमन हाई कोर्ट स्टैब्लिश कर सकती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिए एक कॉमन हाई कोर्ट है, ठीक है। और हाई कोर्ट की टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन जनरली स्टेट के बाउंड्रीज तक ही होती है, लेकिन अगर पार्लियामेंट चाहे तो किसी भी हाई कोर्ट का जुरिस्डिक्शन यूनियन टेरिटरी तक बढ़ा भी सकती है या हटा भी सकती है। ध्यान रखना, हटाने का पावर भी पार्लियामेंट के पास है हाई कोर्ट के रिस्पेक्ट में, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के केस में पार्लियामेंट के पास उसकी पावर कम करने या उसका जुरिस्डिक्शन घटाने की ताकत नहीं है पार्लियामेंट के पास। वो सिर्फ पार्लियामेंट उसकी जुरिस्डिक्शन बढ़ा सकती है, कम नहीं कर सकती है। तो ये चीज, ये डिफरेंसेस आप ध्यान रखना। ये डिफरेंसेस नॉर्मली यहीं पे पूछता है उठा के यूपीएससी, ये चीजें बच्चे इग्नोर कर जाते हैं, ठीक है। उसके बाद में फिर हम देखते हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हो गए। फिर आते हैं हम कॉम्पोजिशन पे। कॉम्पोजिशन क्या है, संविधान में हाई कोर्ट के जजेस की संख्या फिक्स नहीं की गई है, ये प्रेसिडेंट के डिस्क्रिप्शन पे छोड़ा गया है। हर हाई कोर्ट में एक चीफ जस्टिस होता है और उसके साथ जितने जजेस की आवश्यकता होती है उतनी संख्या प्रेसिडेंट डिसाइड करते हैं। और ये संख्या वर्कलोड के हिसाब से बढ़ भी सकती है, कम भी हो सकती है, ठीक है। ये डिपेंड करता है कि वर्कलोड कितना है उनका, और ये संख्या प्रेसिडेंट ही डिसाइड करते हैं, ठीक। और हाई कोर्ट के जजेस का जो अपॉइंटमेंट होता है वो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और अन्य जजेस का अपॉइंटमेंट भारत के राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट के द्वारा ही होता है, ठीक। हाँ, तो उसका फिर चीफ जस्टिस का जो अपॉइंटमेंट होता है, राष्ट्रपति स्टेट के गवर्नर और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से सलाह मशवरा करके करते हैं। जो स्टेट हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का अपॉइंटमेंट जब होता है, ठीक है, तो गवर्नर और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से सलाह मशवरा करके चीफ जस्टिस को अपॉइंट किया जाता है। और अन्य जजेस का जब अपॉइंटमेंट होता है तो प्रेसिडेंट जो है, गवर्नर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और उस स्टेट के चीफ जस्टिस जो हैं, उस स्टेट के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, उनके सलाह मशवरा करके बाकी जजेस का अपॉइंटमेंट होता है, ठीक है। और कॉमन हाई कोर्ट के केस में जितने स्टेट्स उस हाई कोर्ट को शेयर कर रहे होते हैं उन सभी के गवर्नर से कंसल्ट किया जाता है, ठीक।
जुडिशियल प्रेसिडेंट्स को जजेस के अपॉइंटमेंट जुडिशियल प्रेसिडेंट्स जो हैं वो जजेस के अपॉइंटमेंट को इम्पैक्ट करते हैं। ठीक, सेकंड जजेस केस के अब इसमें सेकंड जजेस केस आता है। अगर आपको ध्यान होगा, मैंने जजेस केस, फर्स्ट जजेस केस, सेकंड जजेस केस, थर्ड जजेस केस, फोर्थ जजेस केस मैंने बताया था आपको जब सुप्रीम कोर्ट में पढ़ा रहा था। और मैंने बोला भी था कि ये सारे केसेस अब एक बार देख लेना, इसके ब्रॉड ओवरव्यू। अगर आप नहीं देखे हैं तो एक बार फिर से देख लेना, मैं यहाँ पे मोटा मोटी बता ही दे रहा हूँ उसको। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की कंसल्टेशन का मतलब होता है, सेकंड जजेस केस में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की कंसल्टेशन का मतलब ये कहा है कि कंकरेंस होगा, यानी उनके एडवाइस को प्रेसिडेंट के लिए बाइंडिंग होगी वो। और फिर थर्ड जजेस केस में क्या किया कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ साथ दो सीनियर मोस्ट जजेस के कंसल्टेशन को भी को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का जो एडवाइस होगा अकेले बाइंडिंग नहीं होगा, उसके साथ दो सीनियर मोस्ट जजेस के कंसल्टेशन भी लेने होंगे। ठीक है, ये थर्ड जजेस केस 1998 में हुआ था। फिर फोर्थ जजेस केस एनजेएसी का था, जिसके बारे में लक्ष्मीकांत ने दिया भी है, वो नल एंड वॉइड कर दिया गया था। 2015 का केस था वो। ठीक है, तो ये और फर्स्ट जजेस केस, फिर सेकंड जजेस केस, थर्ड जजेस केस, फोर्थ जजेस केस के ईयर्स आपको देख लेने हैं। ठीक है, हालांकि वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन अगर आप स्टेट पीसीएस दे रहे हो तो वो थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो उस केस में आपको देखना जरूरी हो जाता है। अगर देख लोगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा, क्योंकि कुछ स्टेट पीसीएस में डायरेक्टली ईयर पूछ देते हैं। ठीक, तो ये हो गया अपॉइंटमेंट हो गया जजेस की। फिर आते हैं हम क्वालिफिकेशन और टेन्योर। एक व्यक्ति को हाई कोर्ट का जज बनने के लिए ये क्वालिफिकेशन चाहिए होती है। सबसे पहला, इंडियन सिटीजन हो। ठीक है, भारत का नागरिक हो। फिर दो में से एक शर्त पूरी करनी होनी चाहिए उसकी, कम से कम 10 साल तक किसी जुडिशियल ऑफिस में काम किया हो, या 10 साल तक हाई कोर्ट में वकील या एडवोकेट रहे हो। ठीक है, अब यहाँ पे मैं ये कहना चाहूंगा कि आप एक बार सुप्रीम कोर्ट का भी जजेस का देख लो कि उनके रिक्रूटमेंट क्या होते हैं, मैंने वो पढ़ा दिया है, कंपैरिजन करके पढ़ना तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट के जजेस के केस में क्या होता है कि डिस्टिंग्विश जूरिस्ट को अपॉइंट करने का प्रोविजन है, लेकिन हाई कोर्ट के जज केस में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में जैसे एक और होता है ना कि अगर वो डिस्टिंग्विश जूरिस्ट हो तो भी उसको अपॉइंट किया सकता है एज ए सुप्रीम कोर्ट जज, तो लेकिन हाई कोर्ट में ऐसा नहीं है। संविधान ने जो है हाई कोर्ट के जजेस की मिनिमम एज स्पेसिफाई नहीं की है, सुप्रीम कोर्ट में भी नहीं स्पेसिफाई की है। सुप्रीम कोर्ट में मैक्सिमम एज लेकिन स्पेसिफाइड है। हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट में मैक्सिमम एज 62 है और सुप्रीम कोर्ट में 65। ठीक है, 65 साल, यानी अगर 62 साल में यहाँ से कोई रिटायर हो जा रहा है तो वो 3 साल जाकर सुप्रीम कोर्ट में भी एज अ जस्टिस प्रैक्टिस कर सकती है। ठीक है, तो और जजेस की जो ओथ और एफर्मेशन होती है, हर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और बाकी जो जजेस हैं उनको अपने पद की ओथ लेनी होती है, अपने पोजीशन की ओथ लेनी होती है या एफर्मेशन लेनी होती है, कौन, गवर्नर के समक्ष। ठीक है, और ओथ में वो यही लेते हैं कि वो भारतीय संविधान के प्रति सच्ची निष्ठा रखेंगे, भारत की सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी का सम्मान करेंगे, बिना किसी भय, फेवर या पक्षपात से अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे, संविधान और देश के कानून का पालन करेंगे और पालन करवाने की कोशिश चेष्टा करेंगे। ठीक है, हाई कोर्ट के जजेस की सैलरी अलाउंसेस है, ये इसके बाद अगला टॉपिक है, लेकिन वो उतना जरूरी है नहीं, तो इसीलिए मैंने उसको छोड़ दिया है। ठीक है, टेन्योर जो है मैंने 62 साल बता ही दिया है। और इसके अलावा जो है इसको रिमूवल का प्रोसेस मैं बता देता हूँ। तो जजेस को प्रेसिडेंट के ऑर्डर से ही रिमूव किया सकता है, और रिमूव करने के दो ग्राउंड है। पहला, या तो उनका मिसबिहेवियर हो, यानी कोई गलत व्यवहार प्रूव हो जाए। दूसरा, इनकेपेसिटी प्रूव हो जाए, यानी वो काम करने में असमर्थ हो। ठीक है, और इनके जो रिमूवल प्रोसेस है वो जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 के हिसाब से होता है। याद रखना, जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 के हिसाब से इनका रिमूवल प्रोसेस होता है। ठीक है, ये भी पीवाईक्यू में आ चुका है, ये भी पीवाईक्यू सीरीज में करवाया गया है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो उसमें देख लेना आप। लोकसभा में देखो, इसका इसके हिसाब से होता है, तो वो प्रोसीजर क्या है, प्रोसीजर मैं बता रहा हूँ। देखो, लोकसभा में 100 या राज्यसभा में 50 मेंबर्स का रिमूवल मोशन स्पीकर या चेयरमैन को देना होता है। स्पीकर या चेयरमैन मोशन को एडमिट या रिजेक्ट कर सकते हैं। अगर मोशन एडमिट हो जाता है तो 3 मेंबर कमेटी बनेगी, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहेंगे और उस हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रहेंगे और एक ज्यूरिस्ट होंगे। ठीक है, अगर कमेटी जज को गिल्टी पाएगी तो पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज में मोशन पास होना चाहिए स्पेशल मेजोरिटी के साथ। स्पेशल मेजोरिटी क्या है वही मैंने पढ़ाई है। ठीक है, फिर दोनों हाउसेज जब पास हो जाएगा तो प्रेसिडेंट के लिए प्रेसिडेंट के पास इसको भेजा जाएगा, और प्रेसिडेंट फिर वहां पे उसको फाइनल ऑर्डर पास करेंगे, फिर वो जज रिमूव हो जाएंगे। लेकिन एक बात ध्यान रखनी होगी, अभी तक किसी हाई कोर्ट के जज को इम्पीच नहीं किया गया है, न ही सुप्रीम कोर्ट के जज को इम्पीच किया गया है। अच्छा, उसके बाद फिर इनके ट्रांसफर की बात आती है। तो हाई कोर्ट के जजेस का ट्रांसफर जो होता है, प्रेसिडेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से कंसल्ट करके एक हाई कोर्ट के जज को दूसरे हाई कोर्ट में ट्रांसफर कर सकते हैं। थर्ड जजेस के हिसाब से
थर्ड जजेस केस जो हुआ था उसके हिसाब से ट्रांसफर के टाइम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चार सीनियर सुप्रीम कोर्ट जज और दोनों हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से कंसल्ट करते हैं। दोनों हाई कोर्ट कौन? जहां से उनको ट्रांसफर किया जा रहा है और जहां उनको ट्रांसफर करेंगे। ठीक है। और सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की एक ओपिनियन काम नहीं करती है, वो कंसल्टेशन चार सीनियर सुप्रीम कोर्ट जजेस के अकॉर्डिंग्स में होना चाहिए, मतलब वो मेजोरिटी से होना चाहिए। ठीक है। और एक और चीज मैं बता देना चाहता हूँ कि एक्टिंग, एडिशनल और रिटायर्ड जजेस के बारे में। एक्टिंग जज का बता देता हूँ, एडिशनल जज का बता देता हूँ, रिटायर्ड जजेस का उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। देखो, एक्टिंग जज वो होता है, प्रेसिडेंट अगर किसी क्वालिफाइड पर्सन को एक्टिंग जज बना सकते हैं जब परमानेंट जज एब्सेंट हो या टेम्परेरी चीफ जस्टिस बनाना हो। ठीक है। एक्टिंग जज 62 साल की उम्र तक ही काम करते हैं और एडिशनल जज जो होते हैं वो भी 62 साल की उम्र तक ही काम करते हैं, वो भी प्रेसिडेंट ही बनाते हैं टेम्परेरी बेसिस पे। ठीक है। और कभी कभी क्या होता है, रिटायर्ड जजेस को भी टेम्परेरी बेसिस पे बनाया जा सकता है प्रेसिडेंट की और जज की कंसर्न के साथ। रिटायर्ड जज हाई कोर्ट के जज की जैसे ही पावर्स होती हैं, लेकिन वो टेक्निकली हाई कोर्ट के जज नहीं होते हैं। वो एज एन एक्स्ट्रा जज ही काम कर रहे होते हैं, उनकी 62 साल से ऊपर नहीं भी। ठीक है। तो यहाँ तो हो गया जजेस का कंपोजिशन, क्वालिफिकेशन, टेन्योर खत्म होता है। फिर अगले स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। यहाँ सोर्सेज ऑफ पावर में देखेंगे हाई कोर्ट के की जुरिस्डिक्शन की जुरिस्डिक्शन क्या है और उनका पावर का सोर्सेज क्या है। देखो, हाई कोर्ट का जो पावर है वो मल्टीपल सोर्सेज से गवर्न होता है। एक तो कॉन्स्टिट्यूशनल, जिसमें से कुछ ये हैं, जैसे एक तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं। ठीक है। उसके बाद फिर एक्ट्स ऑफ पार्लियामेंट है, फिर एक्ट्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर है, फिर इंडियन पीनल कोड है 1860 के, फिर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है 1973 के, और फिर सिविल प्रोसीजर कोड है 1908 के। और अभी जो नए तीन लॉज बने हैं, भारतीय न्याय संहिता, BNSS। ठीक है। और फिर और जो बाकी दो और हैं, जिनके नाम हैं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, और एक और जो है उसका नाम है भारतीय साक्ष्य अधिनियम। तो ये तीन नए लॉज जो आए हैं, ठीक है, वो मैंने जानबूझ के इसमें नहीं लिखा है क्योंकि ये थोड़ा एफर्ट आप खुद भी करो, इसके बारे में थोड़ा पढ़ो। ठीक है। जो भारतीय न्याय संहिता है 2023, वो इंडियन पिनल कोड 1860 को रिप्लेस करती है, यानी इसको रिप्लेस करके भारतीय न्याय संहिता आएगी। ठीक है। फिर उसके बाद में फिर जो आपकी जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है 2023, वो CRPC को, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड को रिप्लेस करेगी। ठीक है। उसके बाद में जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम है, इंडियन एविडेंस एक्ट, ठीक है, वो आपके भारतीय साक्ष्य अधिनियम है, वो इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 को रिप्लेस करेंगे। ठीक है। तो ये भी एक तरह से सोर्स है, सोर्स ऑफ पावर। तो ये तीन एक्ट्स हो गए, इन तीन एक्ट्स और इन बाकी एक्ट्स के ये सोर्सेज हैं हाई कोर्ट के पावर के। ठीक है। तो इसके बाद में फिर जब हाई कोर्ट के जुरिस्डिक्शन और पावर मिल गए हमें, फिर सोर्सेज ऑफ पावर मिल गया, अब हाई कोर्ट का जुरिस्डिक्शन देखते हैं। हाई कोर्ट का जुरिस्डिक्शन थोड़ा बड़ा होगा क्योंकि ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन जो इनके हैं, ये वो केसेस, इनके जो जुरिस्डिक्शनल पावर्स हैं वो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, एपिलेट जुरिस्डिक्शन, रेट, सुपरवाइजरी, कंट्रोल ओवर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स और कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, ये सब सारे पावर्स हैं इनके। ठीक है। तो अब एक एक करके देखते हैं। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन का मतलब होता है ये ऐसे केसेस होते हैं जो पहली बार हाई कोर्ट में सुनवाई होती है। जैसे सुप्रीम कोर्ट के केस में भी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन आपने देखा होगा, जिसका पहला सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में ही होता है, वो उसके लिए आपको हाई कोर्ट जाने की जरूरत नहीं होती। वैसे ही इसमें भी जो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में आप पहली सुनवाई हाई कोर्ट में ही होगी, इसके लिए आपको लोअर कोर्ट्स में जाने की जरूरत नहीं होती है। जैसे पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबर्स का इलेक्शन का डिस्प्यूट, जैसे MLAs वगैरह का इलेक्शन का डिस्प्यूट हुआ, तो वो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में आएगा। MPs के इलेक्शन का जो डिस्प्यूट हुआ उस स्टेट के MPs का, तो वो भी आपके ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में आएगा। फिर रेवेन्यू मैटर्स हुए स्टेट से रिलेटेड, फंडामेंटल राइट्स को एनफोर्स करने के केसेस। ठीक है। फिर सबॉर्डिनेट कोर्ट से ट्रांसफर किए गए केसेस, फिर कैलकाता। और एक और चीज, सबॉर्डिनेट कोर्ट्स को ट्रांसफर किए गए केसेस के लिए कौन सा रिट यूज होता है, जिसमें रिट का इस्तेमाल करके हायर कोर्ट लोअर कोर्ट को कह सकती केस ट्रांसफर कर सकती है अपने पास। ये मैंने रिट्स वाले चैप्टर में पढ़ाया था, तो ये आप बताओ मुझे। ठीक है। तो ये सब ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में आएंगे। फिर आती है रिट जुरिस्डिक्शन, सॉरी एपिलेट जुरिस्डिक्शन। एपिलेट जुरिस्डिक्शन में क्या होता है कि हाई कोर्ट मेनली अपील सुनता है सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के डिसीजन के खिलाफ। सिविल और क्रिमिनल मैटर्स में अपील अलग अलग की कैटेगरीज की होती हैं। ठीक है। सिविल की अपील अलग होती है, क्रिमिनल की अपील अलग होती है। ठीक। फिर होता है रिट जुरिस्डिक्शन। ये आर्टिकल 226 के अंतर्गत हाई कोर्ट के फंडामेंटल राइट्स और ऑर्डिनरी लीगल राइट्स के लिए रिट
इशू कर सकता है। अभी हमने लास्ट लेक्चर में देखा था रिट जुरिसडिक्शन हाई कोर्ट का काफी वाइड होता है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा वाइड होता है। तो ये रिट जुरिसडिक्शन भी हमने लास्ट लेक्चर में ही पढ़ा था, जिसने नहीं पढ़ा है वो आप जाके पढ़ लेना। वहाँ पे 5 रिट्स होती हैं, पांचों रिट्स के बारे में डिटेल में समझाया गया है, कब कौन सी रिट इस्तेमाल होती है, ठीक है। उसके बाद फिर आता है सुपरवाइजरी जुरिसडिक्शन। हाई कोर्ट्स को अपने एरिया के सभी कोर्ट्स और ट्रिब्यूनल्स पर सुपरवाइजरी पावर होती है, एक्सेप्ट मिलिट्री कोर्ट्स, ठीक है। ये पावर एडमिनिस्ट्रेटिव और जुडिशियल दोनों तरह की होती है। और उसके बाद फिर जो अगला पावर होता है इसका हाई कोर्ट का, वो कंट्रोलिंग ओवर सबऑर्डिनेट कोर्ट। हाई कोर्ट अपने सबऑर्डिनेट कोर्ट्स पर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल रखता है, जैसे जजेस की पोस्टिंग हुई, प्रमोशन हुआ, ट्रांसफर हुआ। जो लोअर जजेस होते हैं, डिस्ट्रिक्ट जजेस, तो उनके प्रमोशन, पोस्टिंग, ट्रांसफर, ये सब हाई कोर्ट ही देखते हैं। हाई कोर्ट के जस्टिस वगैरह ही देखते हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। हाई कोर्ट के जजमेंट और प्रोसीडिंग्स को लीगल प्रेसिडेंट की तरह यूज किया जा सकता है। इसमें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का पावर भी है, ठीक। और पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू जो है, वो भी हाई कोर्ट के पास अपनी जुडिशियल रिव्यू का ही पावर है, ठीक है। ये पावर होता है कि मतलब सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स के लेजिस्लेटिव एक्ट्स को, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स को एग्जामिन कर सकती है और अनकॉन्स्टिट्यूशन होने पे उन्हें नल एंड वॉइड कर सकती है, ठीक है। तो ये पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू हो गया। ये जुरिसडिक्शन एंड पावर्स हो गए हाई कोर्ट के। फिर इंडिपेंडेंस, इनके इंडिपेंडेंस के बारे में देखते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ने हाई कोर्ट को इंडिपेंडेंट और इम्पार्शियल बनाने के लिए कुछ प्रोविजंस दिए हुए हैं। तो प्रोविजंस इस तरह से हैं, जैसे जजेस के अपॉइंटमेंट को प्रेसिडेंट ही देखते हैं, जुडिशरी से कंसल्ट करके। जजेस को सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर मिलती है। फिर सर्विस कंडीशन उनके जो हैं, अपॉइंटमेंट के बाद चेंज नहीं किया सकते हैं। जजेस की सैलरी और अलाउंसेस स्टेट के कंसोलिडेटेड फंड से आती है और पेंशन सेंट्रल फंड से। याद रखना, जजेस की जो सैलरी अलाउंसेस आती है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से आती है, और पेंशन सेंट्रल फंड से आती है, मतलब कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। फिर पार्लियामेंट में जो है, जजेस के कंडक्ट पर डिस्कशन नहीं हो सकता एक्सेप्ट इम्पीचमेंट के टाइम। फिर रिटायर्ड जजेस को सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अलावा कहीं प्रैक्टिस नहीं करने का अवसर होता है, वो कहीं और प्रैक्टिस नहीं कर सकते। फिर हाई कोर्ट को अपने स्टाफ अपॉइंटमेंट करने की फ्रीडम होती है। फिर पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर हाई कोर्ट की जुरिसडिक्शन को कम नहीं कर सकते, लेकिन एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इंडिपेंडेंस है हाई कोर्ट की। इसके बाद यहाँ पे ये हाई कोर्ट का लेक्चर आपका खत्म होता है, ठीक है। इसके रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो, या इसके अलावा भी हाई कोर्ट में कोई भी डाउट हो, कुछ भी पूछना हो, तो आप पूछ सकते हो। ये व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ पूछ सकते हो, या इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हो, या फिर नीचे कमेंट में ही पूछ सकते हो। और बाकी जो टू डू मैंने दिया है वो दोनों करके बताओ आप, कि वो इमेज किसका था, और 4 हाई कोर्ट्स कौन से थे जो सबसे पहले स्टैब्लिश हुए थे इंडिया में। सबसे पहला वाला ओल्डेस्ट वाले का तो इमेज है, उसके बाद फिर बाकी 3 और कौन से थे जो उसके बाद स्टैब्लिश हुए इंडिया में, ठीक है। तो टोटल चारों हाई कोर्ट्स के नाम बताने हैं आपको। तो यहाँ पे हमारा ये लेक्चर खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तो के लिए बाय। जय हिंद।